नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेब क्लासेस में। जहां हमारा आज का उत्तराखंड का इतिहास का टॉपिक पूरा होना है। जहां आपने कल देखा था कि मैंने उत्तराखंड के जो संस्थापक कुमाऊं और गढ़वाल के बारे में आपको बताया था। तो वहां मैंने कुमाऊं के बारे में नहीं, अब कल हमने स्टार्ट कर दिया है गढ़वाल के बारे में। तो गढ़वाल के पंवार वंश की जो स्थापना है कनकपाल ने करवाई थी, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और इसी क्रम को हम आगे लेते हुए चलते हैं महिपति शाह के पास। ठीक है ना। तो महिपति शाह को हम देख रहे थे। तो महिपति शाह का क्या हो जाता है बेटा, जो हमारा त्रिमल चंद है उसके साथ युद्ध करते हैं। वो कुमाऊं के जो शासक थे उनके साथ युद्ध करने के बाद हमारा इनका क्या हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि इनसे क्या हो जाता है, नागा जो साधु थे उनकी हत्या हो जाती है। ठीक है ना। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। उनकी हत्या होने के कारण क्या करते हैं, वो पश्चाताप के लिए कुमाऊं के जो राजा थे त्रिमल चंद के साथ युद्ध करते हैं। और वहीं उनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और उनके साथ वहां पर उनका सेनापति कौन था, बनवारी दास। तो उनका भी वहां पर क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इसके बाद जो हमारी राज सत्ता थी बच्चा, वो उठानी थी हमारे उनके वंशज ने। उनके बाद जो उनका पुत्र है उन्होंने करनी थी। तो उनके करने के लिए उनकी आयु इतनी छोटी थी कि वो 7 वर्ष के थे। और 7 वर्ष का एक छोटा सा बालक अपने राज सत्ता को नहीं चला सकता था। तो उनकी जो पत्नी थी महारानी कर्णावती, कौन थी, महारानी कर्णावती, उनके द्वारा क्या किया गया, राजगद्दी को संभाला गया। तब तक हमारे जो पृथ्वीपति शाह थे उनको संरक्षण में रखा गया राजमाता कनकदेवी को। ठीक है ना। अब उनके द्वारा क्या किया गया था, जब अपने राज सत्ता को एक स्त्री के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आसपास के जितने भी बड़े बड़े धर्माधिकारी या राजा होंगे वो क्या करेंगे, आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उस क्षेत्र को महिला द्वारा चलाया जा रहा है। तो महिला को थोड़ा सा वहां पर क्या समझा जा रहा है, कमजोर समझा जा रहा है। तो कमजोर समझने के पीछे उनको पता नहीं था कि हमारी जो महारानी कर्णावती वो बहुत बड़ी मतलब युद्ध क्षेत्र की कुशल रही है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वीपति शाह, जो पृथ्वीपति शाह है बच्चा यहाँ पर, ठीक है ना, पृथ्वीपति शाह। ठीक है ना। ये कौन सा राजा है हमारे, पृथ्वीपति शाह। तो ये पृथ्वीपति शाह है। ठीक है, इन्हें हम लिख लेते हैं पृथ्वीपति शाह। इनके पुत्र हैं, महिपति शाह के पुत्र हैं कौन, हमारे पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह के क्या कह रहा है, पृथ्वीपति शाह के गद्दी में बैठते समय उनकी आयु कितनी थी, मात्र 7 वर्ष की थी। अतः 335 से 340 तक 5 वर्ष के जो समय का कार्यकाल रहा है, ये किसने संभाला था, राजमाता कर्णावती ने संभाला था। ठीक है ना। क्योंकि अल्प वयस्क जो बालक होता है उसको सत्ता पर बैठाना एक मूर्खता हो सकती है। आसपास की जो राजा हुआ करते थे वो आक्रमण कर सकते थे। यदि सत्ता एक सक्षम व्यक्ति के हाथों में होगी तो वह सत्ता को चला सकने में क्या होगा, काबिल होगा। आगे को क्या कह रहा है, सुयोग्य शासिका होने के कारण, सुयोग्य शासिका थी कर्णावती को गढ़वाल की दुर्गावती कहा जाता है अथवा ताराबाई कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे मराठाओं की जो महारानी हुआ करती थी ताराबाई, उनके द्वारा भी अपने राज सत्ता को विजित करने के लिए कई सारे मराठे युद्ध लड़ने पड़े थे। तो उसी तरीके से उत्तराखंड की जो हमारी दुर्गावती या ताराबाई है वो किन्हें कहा जाता है, महारानी कर्णावती को कहा जाता है। और इन्हीं के शासनकाल में देखो, जो हमारा मुगल दरबारी था शाहजहां, तो शाहजहां के द्वारा क्या होता है, अपना एक सेनापति नवाजत खान को आक्रमण कर उसे विजित करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है ना। पर जैसे ही वो उनको भेजा जाता है, किसको भेजा जाता है, नवाजत खान को। ठीक है, नवाजत खान को भेजा जाता है, वो मुगल सेनापति है। कौन सा है, मुगल सेनापति। अब इस समय हमारा ये वाला जो क्षेत्र है वो तो हमारा पहाड़ी है। ठीक है ना। इसी के बीच में हमारा बचा था बच्चों श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है हमारा, पौड़ी में। कहाँ है ये, पौड़ी में। तो इस क्षेत्र में अब ये जो हमारी देश, हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली से हमारी सेना आ रही है। तो ये पहाड़ से अंदर जाने के लिए बच्चों अक्षम थी, क्योंकि इन्हें पहाड़ी रास्तों का आइडिया ही नहीं था कि किस तरीके से प्रवेश करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो एक जो मुगल एक व्यक्ति था, दोस्त बेग इसका नाम था, दोस्त बेग। तो इसने क्या किया था, हमारी महारानी कर्णावती का क्या किया था, सहायता किया था। यहाँ कौन थी, महारानी कर्णावती। तो इनके जो सहायता है वो किसके द्वारा की गई थी, मुगल दोस्त बेग के द्वारा की गई थी। और उस समय जो नवाजत खान था वो कौन था, मुगल सेनापति था। तो जब वो यहाँ आता है बच्चों, चारों तरफ से इनका रास्ता बंद कर दिया जाता है और हमारे यहाँ पर मुगल सैनिक क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो महारानी कर्णावती के द्वारा उनसे कहा जाता है कि यदि आप अपनी हार स्वीकार कर लो, नाक कटवा लो। ऑप्शंस दिए इनको। ठीक है ना। इनको क्या दिए बच्चों, ऑप्शंस दिए। क्या ऑप्शंस दिए, पहली बात तो या तो अपनी नाक कटाओ, ठीक है, या तो अपनी नाक कटाओ या जान से चले जाओ। ठीक है, जान से चले जाओ।
तो जैसे ही इनसे जान से चले जाओ कहा, तो इन लोगों को अपनी जो मृत्यु है वो स्वीकार्य नहीं थी, बदले में इन्होंने क्या करवाया था, नाक कटवा दी थी। जैसे ही इन्होंने नाक कटवाई तो इसी वजह से महारानी कर्णावती को क्या बोला जाता है बच्चों, नाक कटी, नाक काटी रानी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने नाक काटी थी मुगलों की, है ना। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, नाक कटी रानी कहा जाता है। तो क्या बोल रहा है, शाहजहां ने अपने शासन के 9वें वर्ष में क्या किया था, 1636 से 1637 में क्या किया, सिरमौर, ये सिरमौर कौन सा है बच्चों, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल का जो देहरादून से लगने वाला क्षेत्र है उसे सिरमौर कहा जाता है। सिरमौर के राजाओं के कहने पर गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया गया था, ठीक है ना। आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हमारा गढ़वाल है और यहाँ पर हमारा सिरमौर है, ठीक है। तो सिरमौर के जो राजा है उन्होंने कह दिया चलो अटैक करो यहाँ करके, क्योंकि गढ़वाल को कौन संभाला था, हमारी कर्णावती। तो महिलाओं का जो क्षेत्र है उसे अक्षम समझा जा रहा था, तो पर उसी का उल्टा हो गया। तो ये कर्णावती को क्या कहा जाता है फिर, नाक कटी रानी, किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मुगलों का क्या कर दिया था, नाक काट दी थी, ठीक है ना। और इसी में इनकी कभी पूछ लेता है कि मुगलों के आक्रमण के समय, मुगलों के आक्रमण के समय कर्णावती की सहायता करने वाला मुगल, करने वाला मुगल कौन था, तो दोस्त बेग, जिसका अभी नाम लिया ना मैंने, इनका नाम क्या था, दोस्त बेग, ठीक है। फिर क्या होता है, और इन्होंने क्या किया था, अपनी एक राजधानी क्या कौन सी बनाई थी, नवाजत महल नवादा में बनाया था। नवादा कहाँ है, देहरादून में। और इन्होंने एक शहर की स्थापना की, कौन सा, करणपुर। करणपुर कहाँ है बच्चों, देहरादून में, ठीक है। तो इसके बारे में एक हमारी जानकारी होगी महारानी कर्णावती के लिए, ठीक है। अगला आपसे पूछ रहा है बच्चों, अगला हमारा शासक फिर कौन आ जाता है, पृथ्वीपति साहब, बड़े हो जाते हैं। तो इनका शासन 1640 से 1664 तक चलता है। दिल्ली से आए चित्रकार श्यामदास हरदास को उन्होंने क्या दिया था, आश्रय दिया था। इन्हीं के वंशज हमारे मौलाराम होते हैं, ठीक है ना। बाकी 1658 में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। उनमें से उनका एक जो सबसे खतरनाक जो बेटा था वो था औरंगजेब, और बाकी दूसरा युद्ध होता है उसका किसके साथ, हमारा सुलेमान सिको के जो पिता थे दारा सिको के साथ। तो उनका जब युद्ध होता है तो दारा सिको उनसे क्या कहता है, कि दारा सिको कहता है कि बेटा आप एक काम कीजिए, पर्वतों में हमने वहां के शासकों के साथ अपने बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हुए हैं, तो उन राजाओं के अगर आप दरबार में जाते हैं और उनसे संरक्षण मांगते हैं तो आवश्यक तौर पर वो राजा आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो इसको देखते हुए जो हमारे दारा सिको हैं वो अपने पुत्र को पहाड़ भेजते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हमारा यहाँ पहाड़ चल रहा है तो ये हमारा उत्तराखंड इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर कुमाऊं था, और कुमाऊं में उस समय राजा कौन था बच्चों, बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद। जब मैं चंद वंश पढ़ा रहा था तो आपको बताया मैंने। तो यहां पर आता है बच्चों हमारा कौन, और यहां कौन है गढ़वाल में, हमारे गढ़वाल में कौन चल रहा था, गढ़वाल में चल रहा है पृथ्वीपति साहब, ठीक है ना। तो दो शासक चल रहे हैं। इसी शासनकाल में क्या हो जाता है, यहां आता है कौन, दारा सिको का बेटा सुलेमान सिको, सुलेमान सिको। और सुलेमान सिको के साथ कौन आता है, हरदास, ठीक है, हरदास। और जो हमारे अन्य जो हमारे मुगल आए ना, कौन कौन आते हैं, श्यामदास, हरदास, ये सभी आते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी आते हैं। तो सुलेमान सिको को इसने क्या बोला कि महाराज आप एक काम कीजिए, हमारे द्वारा आपको संरक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि आपके जो जो भविष्य में आने वाले जो मुगल हैं वो कौन है, औरंगजेब है। और औरंगजेब को यदि पता चल गया कि मैंने आपको शरण दी है तो वो मेरा अस्तित्व ही समाप्त कर देगा। तो वो क्या करते हैं, इन्हें तोहफा देते हैं, और तोहफा देने के बाद क्या बोलते हैं, गिफ्ट वगैरह देने के बाद बोलते हैं कि आप एक काम करो, गढ़वाल चले जाओ। तो यहाँ पर आते हैं हमारे सुलेमान सिको, सुलेमान सिको। जब सुलेमान सिको हमारे गढ़वाल में आते हैं तो यहाँ के जो राजा थे पृथ्वीपति साहब, तो उन्होंने क्या कहा, शरणागत की रक्षा करना हमारे जो क्षत्रिय है उस धर्म के अनुरूप हमारा काम है। तो उन्होंने क्या कर दिया, इनको सुलेमान सिको को शरण दे दी। पर शरण इन्होंने दे दी तो इनका जो पुत्र था, इनका पुत्र कौन था, मेदिनी शाह, ठीक है, कौन था, मेदिनी शाह था। तो मेदिनी शाह को औरंगजेब के द्वारा कहा जाता है कि आप हमारे जो दुश्मन हैं उनको पनाह न दें और उन्हें वापस लेके आ जाइए। तो इनका पुत्र इनको क्या करता है, सुलेमान सिको को दिल्ली लेके आ जाता है। कौन लेके आता है,
मेदिनी शाह। और मेदिनी शाह को फिर उसके बाद पृथ्वीपति शाह क्या कर देते हैं, देश निकाला दे देते हैं। ठीक है, देश निकाला दे देते हैं। और अंत में कहा जाता है कि इनका जो क्या कहते हैं, इनकी हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है, औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में ही कर दी जाती है। ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ घटनाएं होती हैं इनके काल में। तो क्या कह रहा है, दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को ने औरंगजेब के भाई से कुमाऊं में शरण लेने के प्रयास किया, लेकिन बाज बहादुर चंद, देखा बताया ना, तो उपहार और धन देकर गढ़वाल में भेज दिया, जिसको हमने किसने शरण दी, पृथ्वीपति शाह ने उन्हें शरण दी थी। फिर इनके पुत्र ने उन्हें वापस कर दिया था और अंत में फिर क्या हो गया, उनको मार दिया गया औरंगजेब के द्वारा। अगली कहानी आती है बच्चों, मौलाराम की जो पूर्वज है, मैंने बताया ना श्यामदास और हरदास इन्हीं के पूर्वज थे। मौलाराम के बारे में ये कौन है, चित्रकार और हमारे लेखक ये हैं हमारे। पर कभी पूछा जाता है इनके पूर्वजों का जो कार्य था, पूर्वजों का संबंध वो कहाँ था बच्चों, ये थे स्वर्णकार। ठीक है, सोने बनाने वाले का आगमन भी इन्हीं के समय पर होता है, पृथ्वीपति शाह के समय पर। फिर पृथ्वीपति के बाद आते हैं बच्चों हमारे फतेहपति शाह। फतेहपति शाह पवार वंश के कौन से शासक थे, 48वें शासक थे। इनकी संरक्षिका कौन थी बच्चों, पिछले बार यूकेपीएससी ने पूछा था कि इनकी संरक्षिका कौन थी, तो इनकी संरक्षिका कौन थी, राजमाता कटौची थी। सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश, इनके द्वारा यहाँ पर बंगाली का युद्ध होता है। सिखों के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। इनके बीच में क्या होता है, फतेह शाह के बीच में पोटा नामक स्थान पर क्या होता है, युद्ध होता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देहरादून में एक स्थान है पोटा साहिब, ठीक है ना, पोटा साहिब के पास में एक स्थान है भंगाड़ी। तो यहां पर होता है बच्चों युद्ध, क्या हो जाता है, युद्ध होता है। तो ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है, एक तो होता है हमारा फतेहपति शाह, ठीक है, वर्सेस कौन था हमारा, मेदिनी प्रकाश, मेदिनी प्रकाश। और इनके साथ कौन थे, सिखों के 10वें गुरु, कौन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो ये जब एक साथ में थे बच्चों, तो इन्होंने क्या कहा कि हम एक साथ में थे और हमारा जो युद्ध होता है वो किसके साथ भी होता है, हमारा फतेहपति शाह के साथ में होता है। तो इस युद्ध का रिजल्ट क्या आता है कि यहाँ पर इनकी हार हो गई, इनकी क्या हो गई, यहाँ पर हार हो गई और ये जीत जाते हैं। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ठीक है ना, इसके बारे में पूछेगा। इनकी क्या हो गई, विजय हो गई। और जैसे इनकी विजय हो चुकी है, इनकी हार हो गई और यहाँ पर इनकी विजय होगी, इसका उल्लेख कहाँ किया इन्होंने, उल्लेख किया इनका जो इनकी जो पुस्तक है वो कौन है, हमारी विचित्र नाटक नामक जो इनका ग्रंथ है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है हमें कि ये युद्ध हुआ था बंगाली नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है ना। तो इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी मिलती है। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या होता है 1689 में, यस 1689 में क्या होता है, युद्ध होता है। कहां पर, पोटा के साहिब के निकट पर बंगाली नामक स्थान पर हमारा युद्ध होता है। अति महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों। तो बंगाली का युद्ध कब हुआ था, ये होता है हमारा 1689 में होता है। क्लियर है। अगला हम बात करते हैं हमारा 1705 में ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में एक युद्ध होता है बच्चों। 1705 में हमारा जो ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद कुमाऊं का सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला जो शासक है ना, तो ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में कौन सा युद्ध होता है, दुधौली का युद्ध होता है, जिसमें फतेह शाह की फिर से पराजय हो जाती है। फिर फतेह शाह के काल में इसको क्या कहा जाता है, गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, जगतचंद के काल को कहा जाता है, और यहाँ पर किसके काल को, फतेह शाह का काल, गढ़वाल का चंद्र काल कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब फतेह शाह का शासनकाल चल रहा था, तो उस शासनकाल में लोगों के द्वारा या प्रजा के द्वारा अपने घरों के दरवाजों पर ताले नहीं लगते थे, इतना सुयोग्य शासक था। ठीक है ना। तो हमारा गढ़वाल का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है, हमारे फतेहपति शाह का, फतेह शाह का। ठीक है ना। अगला आता है, इनके दरबार में 9 रत्न थे बच्चों। जैसे अकबर था ना, अकबर की तरह इसी के पास भी क्या थे, 9 रत्न थे। इसी संदर्भ में इन्हें गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण बिंदु। अगला, इनके दरबारी कवि कौन थे, रामचंद्र कंडियाल। इनके द्वारा इनके लिए एक पुस्तक लिखी जाती है बच्चों, कौन सी, फतेह प्रकाश यशोवर्मन। उनके जो अच्छी बातें हैं उनका बखान किया गया किसके द्वारा, रामचंद्र कंडियाल के द्वारा। और उस पुस्तक का नाम क्या है हमारा, फतेह शाह यशोवर्मन।
ठीक है, फतेह शाह यशोवर्मन। अगला आता है बच्चों रतन कवि। तो रतन कवि के द्वारा क्या होता है हमारे यहाँ पर, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जो कि थी फतेह प्रकाश। अगला हमारा आता है सुखदेव मिश्रा के द्वारा वृत्त विचार नामक हमारी पुस्तक लिखी जाती है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद बच्चों अगला हमारा शासक आता है, उनके दरबार की जो हमारी प्रमुख हमारी जो पुस्तक है ना, इन्हें आप महत्वपूर्ण कर लीजिएगा और इन्हें नोट करके अपने दीवार में छाप लीजिएगा। अगर ये प्रश्न में नहीं पूछे गए फिर देखना कई बार प्रश्न पूछे गए हैं ये पुस्तक है, ठीक है। और अगला शासक आता है बच्चों हमारा, इसके बाद हमारा आता है राजा प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह का शासनकाल कैसा था, चंद जो प्रदीप शाह है, प्रदीप शाह के शासनकाल में जो जगत चंद है इनका शासनकाल था, ठीक है ना। तो इसके शासनकाल के समय कौन था, जगत चंद था, देवी चंद था, देवी चंद है बच्चों, ठीक है ना। ये कौन है, देवी चंद, देवी चंद है, अजीत चंद है, कल्याण चंद है, दीप चंद है। दीप चंद हमारा अंतिम शासक था, इसको फिर सीराकोट की जेल में डाल दिया जाता है ना। तो ये वाला शासनकाल चल रहा होता है। तो हमारा प्रदीप शाह का जो दीप चंद है इसका शासनकाल चलता है। अगला आता है बच्चों फतेह शाह की मृत्यु के बाद उपेंद्र शाह गद्दी पर बैठता है। फिर जब ये आसीन होते हैं लेकिन ये बहुत ही अल्पकाल, बहुत ही न्यून समय के लिए बैठते हैं, तो फिर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इनको मृत्यु हो जाती है तो नया राजा बनाया गया, किसको, हमारे प्रदीप शाह को। और इनकी उम्र उस समय कितनी थी बच्चों, 5 साल की थी, बहुत ही न्यून आयु के थे, ठीक है ना। जैसे ही इनको शासक बनाया गया तो इनके लिए एक संरक्षिका बनती है, इनकी जो माता थी वो थी राजमाता कनक देवी, या कनक देई भी कहा जाता है इनको, ठीक है ना, कनक देई। जब इनको संरक्षिका बनाया गया तो ये सिरमौर की जो सिरमौर के राजा थे उनकी पुत्री थी, सिरमौर राजा की पुत्री, ठीक है। जब ये यहाँ थी तो इनके, जब इनका शासन चलता है तो इनके 5 भाई थे बच्चों। इनके भाइयों ने क्या कर दिया, अब उत्तराखंड में जैसे ही ये राजा, अब इनकी बहन बन चुकी हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने मनमाने ढंग से यहाँ पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, कर लगाना शुरू कर दिया। तो प्रजा इतनी हताहत हो गई, इतनी परेशान हो गई थी कि उनको क्या कर दिया गया था, एक पहाड़ी पर ले जाया गया और वहां से फेंक दिया गया था, ठीक है ना। तो इसके बारे में आएगा, अभी देखते हैं। तो क्या कह रहा है, प्रदीप शाह के राजकवि तथा धर्माधिकारी कौन थे, मेधाकर शर्मा थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आपके लिए सभी के सभी बिंदु अति महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा गया उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है ना। तो क्या है, मेधाकर शर्मा इनके कौन थे, धर्माध्यक्ष और राजकवि थे। अगला जिनकी जो हमारी प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है, रामायण प्रदीप, ठीक है ना। रामायण प्रदीप किसके ऊपर लिखी गई है, प्रदीप शाह के ऊपर पर लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो मेधाकर शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अगला क्या है, कनक देई के 5 भाई थे। देखा, 5 भाई थे। गढ़वाल में इन्होंने नए नए कर लगाए, कर लगाकर जनता का क्या कर दिया, इन्होंने ह्रास किया, ठीक है। और फिर इनको क्या कर दिया जाता है, जैसे इन्होंने कर कौन से लगाए, पहले इसे देखते हैं फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। पहला कर लगाया सियूंदी सुप्पा कर, जितनी स्त्रियां घर पर हैं उतने ही सुप्पे आपको अनाज देना पड़ेगा। अगला आता है बच्चों चूल्हा कर, जितने घर में चूल्हे होंगे उतना आपको कर देना पड़ेगा। अगला हमारा कर आता है इनके द्वारा वित्त कर, एक हिसाब से इनकम टैक्स, आपको सालाना जो कर है उसको देना पड़ेगा। तो जनता के द्वारा क्या होता है, इन 5 भाइयों को डोली में ले जाकर एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाया गया, ठीक है ना। कहा जाता है कि इन्होंने, जो इनके सैनिक हुआ करते थे, उनके कांधे पर कील चुभाई थी। तो इन 5 भाइयों को एक चोटी पर ले जाया गया और चोटी से उस, जो आप लोगों ने देखी होगी हमारे यहाँ पर डोलियां होती है ना, तो वो डोलिये से ही वहां से नीचे फेंक दिया था, ठीक है ना। तो इन 5 भाइयों को जिस स्थान से फेंका गया उस स्थान को कहा जाता है पचभैया खाल, तो वो पौड़ी में है, ठीक है ना। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इनके लिए एक बार किताब पढ़िएगा। बाकी इनके काल को कुमाऊं में रोहिलाओं का आक्रमण होता है। कब होता है, ये रोहिलाओं का आक्रमण होता है बच्चों 1743 और 44 के आसपास होता है, जिसमें इन्होंने कुमाऊं के राजा कल्याण चंद चतुर्थ की क्या की थी, सहायता की थी, उनकी मदद की थी इन्होंने। और उन्होंने जब उससे कर मांगा था तो 50 लाख के आसपास जो कर देना था, प्रदीप शाह ने उनकी सहायता कर इसको सॉल्व किया था, ठीक है ना। रोहिले कौन होते हैं, मैंने वो कहा था जो लुटेरे होते हैं, जो वे मुस्लिम्स जो हमारे तराई भाबर के क्षेत्र में लूटने का काम करते हैं। अगला हमारा शासक आया ललित शाह। अगला शासक कौन सा आ गया, ललित शाह आ गया। अब ललित शाह का जो कार्यकाल रहा बच्चों, यहाँ पर देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। इसका जो शासनकाल रहा 1772 से लेके 1780 तक रहा था, ठीक है। अब जब ये शासक बनता है तो हमारे जो कुमाऊं का जो चाणक्य कहा जाता है, किसे कहा जाता है, हमारा कुमाऊं का जो चाणक्य था वो था हमारा हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी क्या करता है, हमारे जो पंवार शासक थे
उनसे बोला जाता है कि आप एक काम कीजिए, कुमाऊं की जो सत्ता है दीपचंद को, जब मैंने आपको बताया ना ये कौन से शासक थे हमारे, जब हम इससे पहले पढ़ रहे थे हमारा राजा प्रदीप चंद, तो प्रदीप शाह, तो प्रदीप शाह के समय पर क्या होता है कि कुमाऊं में दीपचंद को उठाकर सीराकोट की जेल में डाल देते हैं। इससे पहले देवीचंद बड़ा ही ज्यादा विलासी शासक था, विलासता के साथ अपना जीवन जी रहा था। तो उस शासक को क्या किया गया कि वहां से हटाकर सीराकोट की जेल में बांध दिया गया और उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनकी संतान मार दी गई थी। तो हमारा पवार वंश का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर खत्म करने का प्रयास किया गया था, और जो दरबारी हमारे हुआ करते थे उन्हीं के द्वारा ही सत्ता पर चढ़ने का प्रयास किया गया। तो उसी क्रम में क्या होता है, हर्षदेव जोशी के द्वारा पवार शासक से कहा जाता है कि एक काम कीजिए, जब इनके बीच में सत्ता के बीच में युद्ध हो रहा है तो आप एक काम करो कि आप कुमाऊं में आओ और कुमाऊं में आकर क्यों ना अपना राज्य विस्तार कीजिए। तो राज्य विस्तार के लिए प्रदीप शाह के बाद उनका पुत्र ललित शाह गद्दी पर बैठता है पहली बात तो, जिसकी जानकारी मौलाराम के द्वारा दी जाती है गणराज वंश काव्य। मौलाराम के बारे में मैंने अभी आपसे कहा ना, इनकी कृतियां भी अति महत्वपूर्ण है बच्चों। उत्तराखंड का जो इतिहास के बाद हमारे जो चित्रकार या चित्रकार जितने भी रहे हैं उनके बारे में विशेष जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण बनती है। तो क्या कह रहा है, 1764 में शिवदत्त जोशी की मृत्यु हो गई, कुमाऊं दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया, जिसका मन कर रहा है वो राजा बन जा रहा था एक दूसरे को मारकर, ठीक है ना। यहाँ पर हमने देखा कि दीपचंद को भी और उसके पुत्रों को भी क्या कर दिया गया था, मोहन चंद के द्वारा मार दिया गया। कहाँ मारा गया, सीराकोट की जेल में। सीराकोट की जेल कहाँ है, डीडीहाट में, ठीक है। सीराकोट जेल में क्या कर दिया गया बच्चों, मार दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है, एक युद्ध होता है, जब हमारे जो गढ़वाल के जो ललित शाह थे वो हमारे कहा जाते हैं बच्चों, कुमाऊं की ओर कूच करते हैं। तो वो क्षेत्र कौन सा था, बगवाली पोखर। तो बगवाली पोखर में युद्ध होता है 1789 में, 1789 में, 79 में, सॉरी 89 बोल रहा हूँ, 1779 में जब इनका युद्ध होता है ललित शाह के और हमारा जो कुमाऊं में मोहन चंद था, इनके बीच में जब युद्ध होता है बच्चों, तो युद्ध का परिणाम क्या होता है, ये हमारा ललित शाह जीत जाता है। जैसे ही जीत गया तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए ठीक है ना, बगवाली पोखर का युद्ध होता कब है, 1779 में, 1779 में होता है। किस किस के बीच में होता है ये बगवाली पोखर, का है बच्चों, अल्मोड़ा के पास में, ठीक है ना। तो ये किसके किसके बीच में होता है, हमारे किसके किसके बीच में होता है, तो ललित शाह के बीच में वर्सेस मोहनचंद, ठीक है, ललित शाह और मोहनचंद के बीच में होता है। तो ललित शाह यहाँ पर क्या हो जाते हैं बच्चों, विजित हो जाते हैं, जीत चुके हैं, और प्रदीप मोहनचंद यहाँ पर क्या हो गया, हार गया। तो जैसे ही ये हारता है तो ललित शाह का अब सत्ता पर बैठना, इसको क्या करना था, अपने क्षेत्र विस्तार करना था, तो कुमाऊं में किसी न किसी को तो बैठाना था, पर गढ़वाल तो ऐसे ही छूट रहा था। तो ललित शाह क्या करते हैं, अपने पुत्र, जो इनका पुत्र था, कौन था इसका पुत्र, प्रद्युम्न शाह, कौन था, प्रद्युम्न शाह। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, दीपचंद का दत्तक पुत्र, दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है ना। दीपचंद का दत्तक पुत्र है कह के इसे कहां बैठाया जाता है, कुमाऊं की सत्ता पर बैठाया जाता है, कुमाऊं की गद्दी पर प्रद्युम्न चंद के नाम से बैठाया गया, ठीक है, बैठाया। तो कुमाऊं पर जब प्रद्युम्न शाह बैठता है तो उसको लगता है कि मेरे पिता अब मुझे रख के चले गए हैं। तो फिर जब यहाँ ये वापस आ रहा होता है तो एक स्थान बच्चों अल्मोड़ा में है, दुलड़ी, क्या नाम है, दुलड़ी नामक स्थान पर इसका निधन हो जाता है। तो फिर ललित शाह का निधन हो जाता है बच्चों, ललित शाह का निधन कहाँ हुआ, अल्मोड़ा में दुलड़ी नामक स्थान पर, ठीक है। जैसे बेटे को इसने गद्दी पर बैठाया, सोचा कि चलो मैं अपने श्रीनगर की ओर जाता हूं और मेरा बेटा तो चलो यहाँ सुधार ही लेगा, और वहां हमारा बेटा जो बड़ा बेटा जयकृति सा है वो वहां संभाल लेगा। तो वापस जाते समय हमारा जो दुलड़ी नामक स्थान है, मलेरिया हो जाता है इसको और वहीं पर मर जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ललित शाह की क्या होती है, निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, ललित शाह के बीच में बगवाली पोखर का युद्ध होता है, और इस बगवाली पोखर के युद्ध में पराजित कर दिया था, और अल्मोड़ा में जोशी बंधुओं को उसका अधिकार हो गया था,
ठीक है ना, उन्होंने उनकी मदद की थी। फिर उसके बाद क्या होता है अगला बच्चों, क्या कह रहे हैं, जब ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी के संरक्षण में राजा बनाकर वापस श्रीनगर की ओर लौट रहे थे, तो गिनाई या हमारा दुलड़ी नामक स्थान पर क्या हो जाता है, मलेरिया के कारण 1780 में इनका निधन हो जाता है। तो इनके भी 4 पुत्र थे। पहला था, सबसे बड़ा था हमारे जयकीर्ति शाह। अब इसको कहां बना दिया गया, इसको शासक बना दिया गया, कहां, पवारों की राजन से गढ़वाल का शासक। इसको शासक कहां बना दिया बच्चों, गढ़वाल में। अगला आता है हमारा प्रद्युम्न शाह, फिर आता है पराक्रम शाह, फिर आता है प्रीतम शाह। तो इसको बना दिया कहां, कुमाऊं में। अब जैसे ही इसको कुमाऊं में बना दिया, तो फिर उसके बाद इसको लगता है कि मेरे पिता के निधन होने के बाद मेरा पूरा जितना भी गढ़वाल राजवंश था वो सारा का सारा मेरे बड़े भाई या सौतेले भाई को दे दिया गया है। तो ये क्या करता है, फिर कूच करता है दोबारा से कहां, हमारे गढ़वाल में। और उसके बाद जयकीर्ति शाह का फिर क्या हो जाता है, निधन होता है। तो जैसे ही उसका निधन होता है तो फिर सत्ता इसके हाथ में आ जाती है। तो फिर शासनकाल आता है बच्चों किसका, जयकीर्ति शाह का, जो कि 1780 से 1786 तक रहता है। क्या बोल रहा है, प्रसिद्ध कवि और चित्रकार मौलाराम का गणराजवंश काव्य इनकी पुस्तक है या इनकी कृति है। गणराजवंश काव्य में राज्यकाल का में हुए षड्यंत्र का विवरण दिया गया है। 1785 में हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में श्रीनगर में की गई लूट खसोट, या इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, जोशाड़ी कांड। जोशाड़ी कांड कब हुआ था, कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। जोशाड़ी कांड कब हुआ था, 1785 में होता है। फिर उसके बाद हमारा इसका निधन होता है, तो प्रद्युम्न, जो हमारा प्रद्युम्न चंद के नाम से बैठा था कुमाऊं में, वापस आ जाता है। तो इसका यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, इसके द्वारा जोशाड़ी कांड करवाया गया था, जोशियों के द्वारा लुटवाया जाता है और अपनी राज सत्ता खत्म कर दी जाती है, ठीक है ना। पैतृक राजधानी को जोशियों से किसने लुटवाया, हमारे प्रद्युम्न शाह ने, ठीक है ना, लिखा होगा यहाँ पर, जोशाड़ी कांड किया जाता है प्रद्युम्न चंद्र पराक्रम, ठीक है। और धनीराम और अन्य विश्वासघातियों के व्यवहार से खिन्न होकर रघुनाथ मंदिर, वो बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है। उसके जितने भी सैनिक थे, जितने भी उसके राजाधिकारी थे, जो उसका भाई था, सभी ने उसी के विपरीत उसको जिताने के बजाय उसको पीछे करने की कोशिश की थी। तो वो सब से क्या हो गया था, विश्वासघातियों के व्यवहार से खिन्न हो गया था, मतलब दुखी हो चुका था। दुखी होने के कारण रघुनाथ कीर्ति मंदिर, ठीक है ना, देवप्रयाग में है बच्चों, ठीक है ना। रघुनाथ कीर्ति मंदिर कहाँ है, देवप्रयाग। तो वहां पर रामचंद्र का एकमात्र मंदिर उत्तराखंड में कहा, हाँ ये लिखा हुआ है देवप्रयाग में। जय कीर्ति शाह ने अपने शरीर का क्या कर दिया, अंत कर दिया, और परिणामतः इसकी जो 4 रानियां थी उनको क्या कर दिया गया, सती कर दिया गया था। सती प्रथा चलती थी उस समय पर, सती प्रथा का अंत होता है फिर, ठीक है ना। 1829 में होता है ना सती प्रथा का अंत, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। बाकी उसको हम भारत की इतिहास में पढ़ेंगे। बाकी प्रद्युम्न शाह, फिर उसके बाद कौन आ जाता है वापस, 86 से 4 तक हमारा प्रद्युम्न शाह आता है। तो गढ़वाल का ये अंतिम पंवार शासक था, जिसने क्या कर दिया, प्रद्युम्न शाह ने 1789 से 86 तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठाए, ठीक है। और मौलाना ने अपनी पुस्तक गढ़गीता संग्राम या गढ़िका नाटक, ये रचनाएं किसकी है बच्चों, मौलाराम की है। इसमें इसने क्या कहा कि प्रद्युम्न शाह के जो दरबार में होने वाले षड्यंत्र थे, पराक्रम शाह के जीवन चरित्र का उल्लेख किया गया है। तो उनके सभी के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है, हमारे गढ़गीता संग्राम में किया गया है, ठीक है ना। इसका उल्लेख मिलता है यहाँ पर बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं पॉइंट यहाँ पर, कि हमारा 1786 में पाली के युद्ध में मोहनचंद और प्रद्युम्न शाह के बीच में फिर युद्ध होगा। जिसने अपनी सत्ता को छुड़वा रखा था ललित शाह से, जिसको भगाया गया था, वापस वो अपनी सत्ता भी तो कब्जा करना चाहेगा। तो क्या होता है, मोहनचंद ने प्रद्युम्न शाह और हर्षदेव जोशी की क्या कर दी, संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, पुनः अल्मोड़ा पर आ गया, और वहां जयकीर्ति शाह मर चुका था, तो उसकी सत्ता को किसने ले लिया, प्रद्युम्न शाह ने वापस ले लिया। जैसे ही वो वहां आरूढ़ हो जाता है, और हर्षदेव जोशी हमारे कहाँ आ गए, कुमाऊं में आ गए, ठीक है। फिर जैसे ही हमारा मोहनचंदा आता है, तो यहाँ पर एक हर्षदेव जोशी दोबारा से क्या करते हैं, कुमाऊं का चाणक्य क्या करता है कि गोरखाओं को आमंत्रण भेजता है, और वहां से हमारे जो गोरखा सेना थी आ जाती है, और 1791 में 90 में तो हमारा कहाँ कब्जा कर लेती है, कुमाऊं में। 1790 से कुमाऊं में आ जाती है, पर ये कोशिश करती है 91 में कि वो गढ़वाल में भी जाए, पर गढ़वाल में असफल हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। वहां पर क्योंकि तिब्बत का, चीन का आक्रमण हो जाता है, तो गढ़वाल से इनको वापस जाना पड़ा, और लंगूरगढ़ की संधि करते हैं। अंत में 1792 में इनके द्वारा लंगूरगढ़ की संधि की जाती है, और 25,000 रुपये कर के रूप में इन्होंने प्रद्युम्न शाह के सामने रखा, और प्रद्युम्न शाह ने स्वीकार किया। वापस हमारी जो गोरखा सरकार है चली गई थी। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, 18 सितंबर हमारा
18 सितंबर 1803 को हमारे गढ़वाल में या उत्तराखंड का सबसे भीषण भूकंप आया था, सबसे खतरनाक भूकंप आता है, जिससे क्या कहा जाता है, भीषण भूकंप या 60 साला भूकंप, 60 साल में आने वाला भूकंप, अति महत्वपूर्ण बिंदु है। भूकंप की चपेट में आ गए थे, गढ़वाल की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो चुकी थी, जिस कारण अब मौका मिल गया था हमारे गोरखाओं को, और गोरखाओं ने क्या कर दिया, हमारे प्रद्युम्न शाह के पीछे पड़ते हैं और उन्हें यहाँ से भगाया जाता है, और अंत में सहारनपुर के जो उनकी सेना थी वो भी समाप्त हो जाती है। सहारनपुर की सहारनपुर के जो सरकार थे या सहारनपुर के जो राजा थे, उनसे वो मदद मांगने के लिए जाते हैं, अपने जो राज दरबार की जो गद्दी थी उसे बेचते हैं, बदले में 12,000 सैनिक वहां से मंगवाते हैं, और फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। खुड़बुड़ा के युद्ध में देहरादून में उनका क्या हो जाता है बच्चों, निधन हो जाता है। ठीक है ना। खुड़बुड़ा के जो मैदान है, राजा प्रद्युम्न शाह का क्या हो जाता है, गोरखाओं से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हो गई थी। तो इस तरीके से हमारे गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर भी क्या कर लिया गया, विजय प्राप्त कर ली गई थी। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा हमारा यहाँ पर से अब शासनकाल किसका शुरू होगा, अब शासन किसका होगा, अब शासन होगा गोरखाओं का। शासन किसका होगा, गोरखा शासन। ठीक है, गोरखा शासन शुरू कहां, पूरे उत्तराखंड में। ठीक है, जैसे मैंने बोला था महेंद्र चंद वहां समाप्त होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा गढ़वाल में भी शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे गढ़वाल में पूरी तरीके से हमारे गोरखा आ जाते हैं और शासन शुरू हो गया गोरखाओं का। अब हमारा अगला टॉपिक होगा गोरखा शासन। ठीक है, कहां कहां होगा, एक तो कुमाऊं, अगला गढ़वाल। ठीक है ना, तो दोनों जगह पर हमारे आगे, तो अब इन्हें संयुक्त रूप से हम पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक होगा बच्चों हमारा गोरखाओं का राज। तो यहाँ पर हमारा गढ़वाल का जो पंवार वंश है वो भी समाप्त होता है, और इसी के साथ आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामनाएं करता हूँ। बाकी आप सभी को हमारे अग्रिम जो टॉपिक होंगे उसके लिए पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।